नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं गिरिजा राव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डाइट मार्ग हुआ जर्जर, रोज हो रहे हैं हादसे। एनटीपीसी के ठेका कर्मी आर्थिक बदहाली के शिकार। डंपिंग यार्ड बना सिंचाई कॉलोनी, रहवासी परेशान। अब खबरें विस्तार से। डाइट का पहुंच मार्ग इन दिनों सड़क के रूप में नहीं बल्कि झील के रूप में नजर आ रहा है। आज 1 माह से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन उसे सुधारने का कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण दुर्घटना हो रही है। यहां से गुजरने वाले छात्रों व शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ का जो श्वेता हॉस्पिटल के पास इधर डाइट आने का जो मार्ग है, रास्ता है, वो बहुत ही खराब हो चुका है और आए दिन यहाँ प्रशिक्षण चलते रहते हैं। और अभी सामाजिक विज्ञान की प्रशिक्षण चल रही है और आते जाते ही कई लेडीज स्टाफ भी हैं और एक मैडम है वहीं पे गिर गई है। और ऐसा हो गया है उस जगह जो है रोड तो पूरा है ही नहीं और पानी झरना की तरह पिकनिक स्पॉट जैसे हो गया है और आते जाते बच्चे लोगों को भी और जितना भी प्रशिक्षणार्थी है उनको बहुत ही परेशानी हो रही है। इसलिए बहुत जल्द ही हमारे स्टूडेंट और स्टाफ के आने जाने के लिए हमारे डाइट तक की पहुंच मार्ग बहुत जल्दी ही बन जाना चाहिए। क्या परेशानी हो रही है? आने जाने के लिए बहुत परेशानी है सर। जैसे वहाँ पानी बह रही है तो स्कूटी से हम लोग आते हैं तो उसमें से स्कूटी से तो हम निकल ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा स्थिति हो गया। जैसे ही इधर जाते हैं श्वेता हॉस्पिटल से इधर तो पानी भरा हुआ है तो उसमें स्कूटी जा ही नहीं सकती है। जैसे ही हम स्कूटी चाहे गाड़ी बाइक उसमें लेके जा रहे हैं तो गड्ढा का पता नहीं चल रहा है और बहुत बड़ी ऐसी स्थिति में बहुत हादसा भी हो सकती है। कभी प्रशिक्षण भी चल रही है, एक मैडम तो वहाँ पे गिर भी गई है और चोट भी आई है उनको। इसलिए रोड के लिए जो है यहाँ का श्वेता हॉस्पिटल से डाइट आने तक की पहुँच मार्ग बहुत जल्दी ही बन जाना चाहिए। डाइट के सामने रोड खराब है ये बताया तो मैंने है, लेकिन जो आ रहे हैं आप स्वयं भी आए हैं, आपने देखा होगा ये पिछले कई दिनों से लगभग 1 महीना हो गया है इस चीज को। और रोड थी, अब वहाँ पर रोड नहीं है, वो एक झरने के रूप में बह रहा है और झरने के नीचे में गड्ढा जो है वो इतना गहरा है कि वहाँ गाड़ियां फंस जा रही हैं। स्कूली बच्चे जो ऑटो में आते हैं ऑटो फंस जा रही हैं, हम जो स्कूटी में आ रहे हैं कार में आ रहे हैं हमारी गाड़ियां डैमेज हो रही हैं। हमारे यहाँ प्रशिक्षण में आए हुए टीचर्स महिला शिक्षिकाएं कल दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, आज वो इसी कारण प्रशिक्षण में नहीं आ पाई, कल उन्हें चोट लगी है। तो इतना खतरनाक है वो जो सड़क है, उसके लिए हमने पीडब्ल्यूडी और नगर निगम को भी अवगत कराया है रिटर्न एक लेटर देकर। तो उन्होंने कहा है, आश्वस्त किया है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन कब करेंगे। अभी हमारे यहाँ 200 बच्चे डीएलएड के स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं, लगभग 250 से 300 प्रशिक्षण लेने के लिए शिक्षक आए हैं कोरबा जिले से, सभी यहाँ आ रहे हैं। कोई बड़ी अनहोनी हो जाए उससे पहले ही इस काम को पूरा किया जाना चाहिए। कब से ये स्थिति लगभग 1 माह से है। 1 माह पहले तो श्वेता हॉस्पिटल के बगल में गड्ढा था, उसको भरवाने की बात की गई तो वो तो ठीक हुआ नहीं। उसके बाद ये जो पानी जाना शुरू हुआ, रोड कटी है या काटी गई है वो मैं नहीं जान रही हूँ, लेकिन वो जो रोड
है, अब वहाँ रोड दिखती नहीं है। रोड को पार करने के लिए हम लोगों को या तो उतर के स्कूटी पार करें, अगर कार वहां से ले जा रहे हैं तो कार डैमेज हो रही है, उसके लिए ऑल्टरनेटिव रोड हम यूज कर रहे हैं जिला जेल के बगल से, वो भी हमारे लिए नहीं है। हमारे डाइट के पहुंच मार्ग जो है वो तो एक ही मार्ग है, तो हमको ऑल्टरनेटिव रोड भी यूज करनी पड़ रही है, तो वो भी बहुत डैमेज हो चुकी है। तो इसलिए गुजारिश है कि जल्द से जल्द उस रोड को या तो मरम्मत करवाई जाए, क्योंकि बारिश का समय है, तो मरम्मत करवा के और उसके बाद उसको बनवाया जाए। हमारे डाइट आने के रास्ते में पूरा गड्ढा हुआ है, हर जगह पानी भरा है, हमें आने जाने में परेशानी हो रही है। वहाँ बहुत लोग गिर चुके हैं और पूरा पानी नाले की तरह बह रहा है पूरा। क्या होना चाहिए? उसका है कि उसको पाटे या फिर नया रोड बनाना चाहिए जिससे हमें आने में सुविधा हो। कब से ये सर 3 हफ्ता हो गया है, 3 हफ्ते ज़्यादा हो गया है, पानी वहाँ पूरा बह रहा है। बहुत खराब है डाइट, मतलब डाइट आने में हम लोग को पैदल आने में दिक्कत होता है, बाइक तो आ ही नहीं सकता, इतना गड्ढा है, पानी भरा हुआ है और वहाँ से इतना पानी आ रहा है जैसे नदी नाला बह रहा हो। कब से ये सर जैसे ही बारिश शुरू हुआ है उसके पहले से ही वो स्थिति पहले से ही था, लेकिन बारिश के बाद तो बहुत ज्यादा खराब हो गया है। दुर्घटना हुई है? कई लोग गिर चुके हैं सर अभी तक, और मतलब पैदल जाने वाले गिर रहे हैं, तो बाइक वालों का तो स्थिति बहुत खराब है। एनटीपीसी सीपत की कोल साइडिंग दीपका में तारपोलिन ढकने का काम करने वाले ठेका मजदूर पिछले 4 साल से आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। उन्हें माह में 15 दिन का कार्य मिलता है, उस दौरान आधी तनख्वाह होने के कारण परिवार चलाने में परेशानी हो रही है। 26 दिन का काम दिलाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। हम सभी वर्कर दीपका साइडिंग में काम करते हैं। हमें 4 साल हो गया वहाँ काम करते। हम अभी तक हमारा 15 ड्यूटी ही दिया जा रहा है, जिससे हमारा बहुत सारा खाना पीना ढंग से नहीं हो पा रहा है। हम कई बार एनटीपीसी जाके आवेदन दिए कि हमारा 26 ड्यूटी किया जाए बोल के, फिर भी हमें अभी तक नहीं किया गया है। कुछ भी काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हम सभी मजदूर एक साथ इकट्ठा होकर हड़ताल कर रहे हैं, जिससे हम कलेक्टर ऑफिस में आके दिए हैं ज्ञापन, जो हमारी मांगे पूर्ण कर सकें। क्या दिक्कत हो रहा है? सिर्फ 15 दिन दिया ही जा रहा है रोजगार, जिससे हमारा रोजी रोटी चल नहीं पा रहा है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सभी का 26 ड्यूटी हो जाए। एनटीपीसी जो है, इन सारे मजदूरों को 280 मजदूर हैं, इनकी शोषण किया जा रहा है। इन मजदूरों को 15 दिन काम पे बुलाते हैं और 15 दिन घर पे बैठा देते हैं। हम गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन एनटीपीसी हमको कीड़े मकोड़े समझते हैं और हम अपने परिवार को, हम सारे मजदूर अपने परिवार को कैसे चलाएंगे 15 दिन की नौकरी पे। तो हमारी मांग है कि हम सारे 280 मजदूर हैं जो तिरपोलिन बोलते हैं, तिरपाल ढकने का काम करते हैं, उसको हम 26 दिन की हाजिरी मांगने के लिए आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। अगर हमारी मांगे एनटीपीसी पूरी नहीं करती है तो 6 सितंबर को 10 बजे नेवसा के पाठ हम रेल रोको आंदोलन करेंगे, और जब तक के हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक के हम रेल को रोक करके रखेंगे, क्योंकि हम मजदूर हैं। हम अपनी फरियाद लेकर एनटीपीसी भी गए, लेकिन वहाँ के अधिकारियों ने धता बताते हुए हमको बैरंग लौटा दिया गया। तो हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं, और अगर हमारी मांगे 5 तारीख तक अगर पूरी नहीं की जाती है तो हम 6 तारीख को नेवसा के पाठ रेल को रोकेंगे और अनिश्चितकालीन रोकेंगे। ये समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या 4 सालों से बनी हुई है। हमने 4 सालों तक हमारी चप्पलें घिस गई, लेकिन ऐसे धूर्त अधिकारी कहा जाए, ऐसे लोगों को हमने 1000 बार आवेदन दिया, लेकिन हमारे कहना किसी प्रकार की बातों को नहीं सुनी, अनदेखा किया। मजबूरी में हम लोगों ने पूरे मजदूर मिल करके जिला प्रशासन के पास अपनी आवेदन लेकर के आए। सब कहाँ, कौन सा एनटीपीसी पद? ये सीपत एनटीपीसी में आता है, उसके क्षेत्र अंतर्गत आता है, कोरबा जिला में। ये ऐसे दीपका साइडिंग में 70-80 ऐसे गांव हैं जिनमें सारे मजदूर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एनटीपीसी सीपत से जो रेल आए है, जो दीपका सेलो साइडिंग में कोयला लोडिंग के काम होते, जेल हमन 280 वर्कर ओकर तिरपोलिंग के काम में करथन, और वो 4 साल हो काम करत। 4 साल के अंतर्गत में केवल 15 दिन के ही हमन ला महलकाना मिलते, तो हमन चाहत हन कि वो 26 हो जाए। यही खातिर हमन कलेक्टर महोदय कर आए हैं। यही समस्या हमन के। कलेक्टर साहब कलेक्टर साहब बोली से कि ज्ञापन दे दिए हैं, ऊपर कार्रवाई जो होगा। क्या परेशानी हो रही है 15 दिन का रोजगार? तो परेशानी यह होती, परवाह नहीं चल पाए थे हमारे मन के। 15 दिन में कितना सैलरी मिला? 7 से 8 हज़ार रुपया।
कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है सर, अभी की महंगाई के ज़माना में दिक्कत हो रहा है। और पहले कहाँ शिकायत की? शिकायत एनटीपीसी में भी किए हैं, सीपत में। क्या बोलते हैं वहाँ के अधिकारी? वहाँ के अधिकारी गोल मटोल जवाब दे देते हैं, इसी कारण तो ये सब चीज़ करना पड़ रहा है। अब चाहते हैं कि अगर हो जाए काम तो ठीक है, नहीं तो 6 तारीख को आंदोलन करबे करेंगे हम लोग। वार्ड क्रमांक 33 सिंचाई कॉलोनी मड़वा रानी मंदिर के पास डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, जिससे वहां रहने वालों को बड़ी परेशानी हो रही है। यहीं पर मृत जानवरों को भी फेंक दिया जाता है, जिसकी दुर्गंध के कारण आसपास का वातावरण प्रदूषित हो रहा है और संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। नगर के विभिन्न तालाबों नदी में भोजली विसर्जन किया गया। वार्ड क्रमांक 7 झरनापारा सीतामढ़ी में महिलाओं ने धूमधाम से भोजली विसर्जन किया। इस तरह बुधवारी बस्ती से साहू समाज की महिलाओं ने नाचते गाते भोजली विसर्जन के लिए निकले। डेंगू नाला छठ घाट में पथर्रीपारा रामपुर बस्ती की महिलाओं भी धूमधाम से भोजली विसर्जन किया। साथ ही मुड़ापार में भी महिलाओं द्वारा भोजली का विसर्जन किया गया। नहीं लगा ना। आज रक्षाबंधन के दूसरे दिन भोजली माँ का हम लोग विसर्जन करते हैं। छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार भोजली हमारे यहाँ मित्रता का उत्सव है और इस परंपरा को निभाते हुए आज भोजली दाई का विसर्जन करने मुड़ा दाई के तालाब में आए हैं मुड़ा पार से और बहुत ही खुशहाली से भोजली उत्सव मना रहे हैं। और हम पंचमी के दिन पटना व्यवस्था भोजली दाईला और ये भादों के एकदम एक ठंडा विसर्जन करता है। भोजली दाई सब लोग खुशी रखा मुड़ा दाई तालाब में सब लोग खुश रखे मोहल्ला पारा मोहल्ला के रेलवे कॉलोनी के हरण भोजली दाई की हमारे 26 नंबर वार्ड में भोजली जगाए हैं। 10 वर्ष हो गए बढ़िया मंजक धूमधाम से मनाथन और ठंडा कर मुड़ा दाई माँ मस्त संपन्न हो जाए करके। कुसमुंडा के नेहरू नगर में तेज बारिश व आंधी के कारण इमली का एक विशालकाय पेड़ सड़क पर गिर गया। विद्युत सब स्टेशन के पास हुई दुर्घटना में हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन आवागमन प्रभावित हुआ।
दिक्कत हो रही है कोई भी गिरने से, क्या इसको जल्दी हटवा दें तो आवागमन में सुविधा बढ़ जाती है। भाजपा के प्रदेश मंत्री विकास महतो का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने अलग ही अंदाज में जन्मदिन मनाया। केक काटने से पहले शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया, फिर केक काटा गया और महिलाओं ने तिलक लगाया। एमबीबीएस छात्र की रायपुर में मौत होने के मामले में परिजन एवं समाज द्वारा राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया है। ज्ञापन में इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया गया है। यहाँ जो है पंडरिया में जो बच्चा रोहन बांदीकर, उनके पिताजी के नाम कोमल बांदीकर है, वह बच्चा रोहन बांदीकर जो है एमबीबीएस के द्वितीय वर्ष छात्र था और वह रायपुर के मेडिकल कैंपस में अध्ययनरत था। उस बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ने के पश्चात वहाँ जो है उनकी जांच पड़ताल में और उनकी मेडिकल उसमें जो है लापरवाही बरती गई, जिस वजह से समाज के एक होनहार भावी डॉक्टर जो है पूरा समाज खो दिया तथा उसके परिवार वाले को बहुत ज़्यादा क्षतिपूर्ति हुई। मेडिकल छात्र के साथ इस तरह की लापरवाही हुई है, जो दूसरे की जान बचाता है खुद की जान नहीं बचा पाया, इस पे किसकी लापरवाही मानते हैं? इसमें जो रिप्रेजेंट डॉक्टर रहे होंगे उपस्थित वहाँ उस समय, जिनकी ड्यूटी रहेगी सीनियर डॉक्टर, उनके साथ में जूनियर डॉक्टर थे। जिस हिसाब से बताया गया कि वहाँ उनके जूनियर डॉक्टर उनके साथ में लेके गए, पर कहीं ना कहीं उस बच्चे को अगर सही ट्रीटमेंट दी जाती तो उस बच्चे का आज जान बच सकता था और वो डॉक्टर बन के आता हमारे समाज में। पूरे प्रदेश में आप उस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं, आज आप लोग कलेक्टर से भी मिले, कलेक्टर कोरबा कलेक्टर ने क्या आपको कहा है? कोरबा कलेक्टर जी को हमने अपना ज्ञापन दिया, जिसमें मेरी जिला बॉडी की टीम और प्रदेश बॉडी की टीम है, दोनों मिलकर वहाँ ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन देने के बाद कलेक्टर जी ने आश्वासित किया है कि मैं ये राज्यपाल के नाम से आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, मैं बिल्कुल इसमें जो दोषी होगा उनको मांग करूंगा कि उनको जो है कठोर से कठोर कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। एक्चुअल में स्टार्टिंग से ही उसका जब पढ़ाई के समय में ना उसको पसीना पसीना हुआ, तो उसको जो जूनियर डॉक्टर थे उन लोग फाइंडिंग किए कि इसको एक बार ईसीजी किया जाए करके। तो ईसीजी होता है जो हार्ट का टेस्ट होता है, वो
तो ईसीजी करने के पश्चात उसमें कुछ प्रॉब्लम निकला। प्रॉब्लम निकलने के बाद हम लोग जो पीजी वाले करने वाले डॉक्टर थे वो लोग भी अध्ययनरत वाले डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट डॉक्टर नहीं थे वहाँ पे। वो अध्ययनरत डॉक्टर ही वो उसमें फाइंडिंग करके बोले कि जाओ इसको इको टेस्ट करवाने के लिए ले जाओ। इको टेस्ट करवाने के लिए भेजा गया। अगर सही मायने में ना उसी समय उसको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट किया जाता तो लड़के का जान बच जाता। क्या विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी वहाँ पे आप लोगों को लग रही कि अगर वे रहते तो लड़का बच भी सकता था? बिल्कुल 100% अगर रहते ना। और सुनने में आया था, हम लोग पढ़े भी थे और बताया भी थे कि 3 कंसल्टेंट डॉक्टर थे जिसमें एमडी थे वो लोग, और तीनों वहाँ नदारत थे, नहीं थे अपने ड्यूटी में, ऑन ड्यूटी में, ऑन कॉल थे, तो शायद वो लोग देर में पहुँचे। तो अब आप लोग दोषी किसको मानते हैं और दोषी को सजा दिलाने के लिए आप लोग किस तरह से प्रयासरत हैं? 100% वहाँ के उपस्थित जो डॉक्टर थे, कंसल्टेंट, उन लोग को तुरंत आकर उन पर ध्यान देना था और उसका तुरंत इलाज करवाना था। अगर तुरंत इलाज होता तो बच जाता वो। तो अभी आप लोग किस तरह से प्रयासरत हैं, क्या चाहते हैं? हम लोग जो दोषीवार है ना उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाए, तो उस पर कार्रवाई किया जाए, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में इस मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है, क्या लगता है आप लोगों को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा। हम लोग एकता में ही शक्ति है। हम लोग सब जिला के जितने हमारे रविदास समाज है, अहिरवार समाज है, सब एकत्रित होकर इसका मांग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसमें न्याय जरूर मिलेगा। परिवार को लेकर आप लोगों में क्या मांग कर रहे हैं? परिवार को लेकर परिवार का मांग भी ये है कि एकलौते पुत्र है, होनहार वो स्टूडेंट था और उसको इतना खर्चा करके पढ़ाई करवाया गया, जो क्षतिपूर्ति हुई है उसका भी पूर्ति किया जाए परिवार वाले को। डीएवी स्कूल कोरबा में एक जहरीला सांप देखे जाने से हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन द्वारा इसकी सूचना सर्पमित्र को दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा एक आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि चांद पर सबसे पहला पौधा कौन सा उगाया गया था। आज के हमारे प्रथम विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार, और आज के हमारे द्वितीय विजेता को दिया जाएगा जी महासेल की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। चांद पर उगाया जाने वाला सबसे पहला पौधा कौन सा था? इसका कोई आइडिया नहीं। चांद पर उगाया जाने वाला सबसे पहला पौधा, कोई बात नहीं, धन्यवाद। चांद पर उगाया जाने वाला सबसे पहला पौधा कौन सा था? गूगल से पूछना पड़ेगा, याद नहीं है हमको भी। कोई बात नहीं, धन्यवाद। चांद पर उगाया जाने वाला सबसे पहला पौधा कौन सा है? चांद नहीं पता इतना, और कोई सवाल दूसरा पूछ सकती हैं। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? कोरबा के नहीं है हम काशी बनारस के। कोई बात नहीं, धन्यवाद। चांद पर उगाया जाने वाला सबसे पहला पौधा कौन सा है? नहीं पता। कोई बात नहीं, धन्यवाद। चांद पर उगाया जाने वाला सबसे पहला पौधा कौन सा था? नहीं पता। कोई बात नहीं, धन्यवाद। चांद पर उगाया जाने वाला सबसे पहला पौधा कौन सा था? नहीं पता। चांद पर उगाया जाने वाला सबसे पहला पौधा कौन सा? नहीं पता हम लोग। कोई बात नहीं। चांद पर उगाया जाने वाला सबसे पहला पौधा कौन सा है? आम का। गलत जवाब। चांद पर उगाया जाने वाला सबसे पहला पौधा कौन सा है? मेरे ख्याल से आलू। नहीं, गलत जवाब है। कोरबा वासी कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं पता। कोई बात नहीं, धन्यवाद। चांद पर उगाया जाने वाला सबसे पहला पौधा कौन सा है? चांद पे पीपल थोड़ी है। पीपल नहीं सर, पीपल नहीं। तो ऑक्सीजन तो वहाँ होगी नहीं। पौधा पूछ रही हूँ, पौधा। पौधा तो पौधा तो फिर बाद में पेड़ थोड़ी होगा, वो पौधा ही रहेगा क्या? वो पौधा ही रहेगा वो। पता है आपको?
नहीं, मेरे नॉलेज याद नहीं आ रहा है एट प्रेजेंट। कोई बात नहीं। कोरबावासी को कोई संदेश देना चाहिए? कोरबावासियों के लिए मतलब कुछ मैसेज? हाँ, अभी जो वर्तमान जो रोडों की स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है और मैं नगर निगम आयुक्त महोदया से और यहाँ के विधायक महोदय से ये निवेदन करना चाहता हूँ और ख़ासतौर से सफाई अधिकारी से भी कि रोडों की, अभी चलो बारिश हो रही है तो अभी रोड नहीं बन सकते, हम भी समझते हैं, पर इस रोड की जो साफ़ सफाई उचित हो ताकि लोगों को आने जाने में थोड़ी सुविधा हो। आप भी आते होंगे तो आपको भी बहुत धूल और मिट्टी का सामना करना पड़ा। जो बजरी है वो जो उखड़ चुकी है, वो भ्रष्टाचार तो अलग बात है, हम उस मुद्दे को उठा ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो सफाई होनी चाहिए वो बहुत आवश्यक है। उसी के लिए बस मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ उसको शीघ्र उसका समाधान करें। धन्यवाद। थैंक यू। चांद पर उगाया जाने वाला सबसे पहला पौधा कौन सा है? पहले पौधा नहीं पता। कोरबावासी कोई संदेश देना चाहेंगे? बस लोगों को जो सड़क है सब एकजुटता हो के इसका मतलब अच्छे से बनवाएं, ऐसा बोले निगम को, ताकि अच्छे से धूल दस्त से तो बचे। धन्यवाद। चांद पर उगाया जाने वाला सबसे पहला पौधा कौन सा है? चांद पे शायद कपास का पौधा जो गया था, पहली बार जगाया गया था चांद पे। आप श्योर हैं? श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? गोपाल प्रसाद बरेट। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत कर? बढ़िया लग रहा है जीत कर। कोरबावासी को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, यही रोडी का समस्या के बारे में ही बोलना चाहूँगा मैं। यहाँ धूल लकड़ के वजह से क्या है, बहुत सारे तकलीफ़ें हो रही हैं आदमी को और बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दें कोरबा वाले लोग बस। धन्यवाद। चांद पर उगाया जाने वाला सबसे पहला पौधा कौन सा है? चांद पर कपास का पौधा। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? ऋतिक वानखेड़े। आपको दिया जाता है जी महासेल की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। कोरबावासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस पेड़ लगाओ और कुछ नहीं। बिल्कुल धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि चांद पर सबसे पहला पौधा कौन सा उगाया गया था, जिसका सही जवाब है कपास। चांद पर सबसे पहला पौधा कपास का उगाया गया था। आज के हमारे प्रथम विजेता रहे हैं गोपाल, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। और आज के हमारे द्वितीय विजेता रहे हैं ऋतिक, जिन्हें दिया गया है जी महासेल की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। जल्दी PW में enroll हो गई है और अपने ब्राइट फ्यूचर को और भी ब्राइटर बनाइए with the great faculties and the facilities. PW provide you with the great faculty and the facilities. Welcome to PW. See you soon.